अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर सेकंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक रख लीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह। चैप्टर नंबर 18 जो है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। शुरू में मैं आपको फार्मूला और थोड़ी सी थ्योरी ब्रीफ करूँगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, ये बी जितने नज़र आएंगे ये सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का निशान है। ये पहचान है इस चैप्टर नंबर 18 की, बी जो है। अब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल हो तो क्यू चार्ज पार्टिकल के लिहाज से, और अगर कंडक्टर या कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसमें आई करंट और एल उस कंडक्टर की लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया का। ये आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा कि A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो B डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको जो नज़र आ रहा है फार्मूला नंबर 3, 4, 5, ये एम्पेयर लॉ और उसकी एप्लीकेशंस हैं। एम्पेयर लॉ और इसकी एप्लीकेशंस। एम्पेयर लॉ करंट कैरिंग वायर के नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए बड़ा मशहूर और नॉवेल लॉ है। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। इसमें म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। एंड में मैंने आपके लिए कांस्टेंट्स और यूनिट्स और सिंबल्स भी लिख दिए हैं ताकि आसानी रहे। चार्ज टू मास रेशो का अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो ये अलग से आप लोग मुझसे कहिएगा कि प्रीवियस बोर्ड पेपर्स, क्योंकि लास्ट जो ओल्ड बुक थी उसमें इसके क्वेश्चंस थे। अब नई बुक में आई डोंट नो वाई कि एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल में भी नहीं, जबकि ये टॉपिक हमारा कायम है। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक है गैल्वानोमीटर और उसके एमीटर वोल्टमीटर। तो इस तरह आपको इस चैप्टर में 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल अपनी बुक में मिलेंगे। वैसे टोटल 4 हैं, क्योंकि अगर चार्ज टू मास रेशो E/M रेशो करें तो टोटल 4 हुए, वरना 3 हमारे कैटेगरीज बनेंगी। आप जानते हैं सर जवाद आपको सिस्टमेटिक लॉजिकल वे में कराने की कोशिश करते हैं, सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवाते हैं। नीचे मैंने आपकी आसानी के लिए कि किस किस फिज़िकल क्वांटिटी के क्या क्या यूनिट्स हैं, जैसे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इट हैज़ नो यूनिट्स, इट हैज़ ओनली नंबर्स। फोर्स के न्यूटन होंगे एज़ यूजुअल, आई करंट के एम्पेयर होंगे, एरिया 2 डायमेंशनल है तो मीटर स्क्वायर होंगे, चार्ज के कूलम होंगे, लेंथ हो या डिस्टेंस हो, मीटर होंगे, रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर में ज़रूरत पड़ेगी, एमीटर वोल्टमीटर ओम होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के कई यूनिट्स हैं। टेस्ला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, वेबर्स पर स्क्वायर मीटर, ये दोनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रखिएगा। टेस्ला विच इज़ इक्विवेलेंट टू वेबर्स, ये स्पेलिंग नज़र आ रही होगी, WEBERS, वेबर्स लिख दें या WB लिख दें। और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये MCQs के लिए भी काम आ जाएगा कि ये किसके बराबर है, या ऑल ऑफ दीज। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर्स होते हैं, और म्यू नॉट जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है उसकी वैल्यू याद कर लें तो अच्छी बात है, वरना आमतौर पे ये एग्ज़ाम में गिवन होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर या वेबर्स पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये मैंने इसलिए ब्रीफ किया कि ताकि अब आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े समझ में भी आएँ और अच्छे भी लगें। चैप्टर नंबर 18 में 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 8 न्यूमेरिकल्स। तो दरमियानी लेंथ का हमारा ये लेक्चर होगा आज। इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये पेज नंबर 73 पे सारे न्यूमेरिकल मौजूद हैं। बुक सामने रख लें तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहला जो न्यूमेरिकल है डायग्राम का है, तो डायग्राम में आपको बुक से दिखा रहा हूँ, अपने सामने ख़ुद भी बुक रख लें।
इसमें वो कह रहा है कि एक विंडो है एल्युमिनियम की बनी हुई, खिड़की है जिसकी विड्थ और लेंथ दी हुई है, यानी ये उसकी लेंथ है लंबाई और ये इसकी विड्थ यानी है चौड़ाई। विड्थ को W भी लिख सकते हैं, B भी। आगे वो कह रहा है कि जब विंडो क्लोज है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतनी है। अच्छा, इसमें ए भी पार्ट नहीं है, मिस प्रिंटिंग का करेक्शन भी मैं आपको कराता रहूँ। इसमें एक ही लाइन से ये वर्डिंग लिख लीजिएगा और ये फाइंड करनी है एक चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का है पुट एंड गेट का मामला, यानी इसमें अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो गिवन है आपको ये, और आगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो पूछ रहा है। इसमें बस आपको ये समझना होगा कि विंडो जो है उसके ये प्लेन है, इसको आप ये मेरे अगर हाथ को देखें तो ये प्लेन अगर है तो इस प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है, यानी ये इस तरह। अब ये जब होता है पैरेलल सरफेस के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल, तो एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब ये अगर आपको समझ में आया तो ये न्यूमेरिकल पुट एंड गेट का टच देगा। देखते हैं, विड्थ दी है W। जिनको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं हिम्मत करें मेरे साथ, इंशाल्लाह उनको जो है बोर्ड एग्जाम तक बहुत प्रैक्टिस होकर पक्के हो जाएंगे कि जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे आप एक पेंसिल पकड़ के डाटा बनाने की कोशिश करें। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका निशान B है और आगे जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई है। अच्छा, ये नॉर्मल टू द विंडो, इसीलिए उसने कहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे सरफेस के जो है पैरेलल है। अब अगर ऐसा होगा तो एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 100 से डिवाइड करके, लेंथ हो गई और विड्थ हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कोई कन्वर्जन नहीं होती है, टेस्ला में दिया हुआ है। बस ये आपको इस सवाल में बारीकी थी कि एंगल छुपा हुआ था उस वर्डिंग के अंदर जहाँ पे उसने डायग्राम बनाई हुई है और नॉर्मल टू विंडो लिखा हुआ है। सही है। इसमें कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर नॉर्मल तो हम मैथ्स में परपेंडिकुलर को कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो सरफेस है, सरफेस इज समथिंग एल्स, प्लेन इज समथिंग एल्स। प्लेन जो होता है वो उस जगह का ऊपरी हिस्सा होता है जिस पे वो लाई करता है, और जो सरफेस होती है वो उसका एरिया होता है जिसके ऊपर वो फैला हुआ होता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि सरफेस उसकी साइड पर है, यानी विंडो की सामने वाली तरफ, तो इसलिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन ओरिएंटेशन बनी वो 0 डिग्री बनी। अब फॉर्मूला आपको याद हो चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स का, BA cos थीटा। तो सिर्फ आपको A निकालना है, तो A हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई करें, एरिया आ गया, एरिया को पुट कर देंगे यहाँ, तो ये न्यूमेरिकल सीधा सीधा ख़त्म। cos 0 1 होता है, नहीं पता है तो कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें, 1.8 एक्सपोनेंट -4, जिसको कैलकुलेटर में मुश्किल होती है सीखे भाई। 1.8 एक्सपोनेंट ये वाला बटन होता है आंसर के बराबर, एक्सपोनेंट माइनस यहाँ से लिया करें, ये वाला नहीं, ये होता है माइनस नेगेशन। जो 7 से ऊपर दूसरा बटन है हमारा वो कहलाता है एक्सपोनेंट का माइनस लगाने वाला। -4 मल्टीप्लाई बाय 0.51। अब इसको आप कैलकुलेटर में डाल दिए, देखें क्या आया, 9.18 एक्सपोनेंट -5 आ गया। बच्चा न्यूमेरिकल था, वेबर्स इसके यूनिट्स हो गए। बस ये सब गलतियां ना हो कि यूनिट्स लगाना भूल गए, क्योंकि 1 नंबर चला जाएगा अगर खुदा ना खास्ता यूनिट्स लगाना भूले। अच्छा, ये कैटेगरी 1 चल रही है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स सिस्टम के तरीके से करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, वरना बच्चे न्यूमेरिकल्स गिनते रहते हैं कि 10 हो गए, 20 हो गए, इतने सारे हैं, कैसे करें, इसकी वर्कशीट दे दें या इंपॉर्टेंट बता दें। मैं आज की क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि नाट में से सबसे पहले कौन से प्रैक्टिस करें, यानी इंपॉर्टेंट तरीन कौन से हैं। ये भी उसी कैटेगरी का है, जल्दी जल्दी कर लें। इसमें वो कह रहा है कि एक हॉर्सशू मैग्नेट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो इसका मतलब इसमें भी वही एरिया निकालना पड़ेगा, बिल्कुल पिछले सवाल की रिफ्लेक्शन है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, अब मिली टेस्ट है तो मिली को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा ये तो ऑब्वियस है, थ्योरी सिर्फ बता रहे हैं, आप भी सुन लें कि अगर कोई मैग्नेट हो, जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट अगर यू शेप मैग्नेट है
तो इसके जो अंदरूनी हिस्सा होगा इस पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन जो इसके बाहर वाला हिस्सा होगा ये वाला आउटसाइड, इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो को अप्रोच कर रही होती है, यानी मिनिमाइज़ हो रही होती है या नलीफाई। उन्होंने थ्योरी लिख दी है, सिर्फ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं उसके लिए कि ये ना समझे कि आंसर ही ज़ीरो आएगा। ये आउटसाइड है, उन्होंने बिटवीन द पोल्स पूछ लिया, यानी ये वाली जगह का पूछ रहे हैं, पोल्स के दरमियान। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसके दरमियान। एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, लेकिन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन के लिए 2 मरतबा 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 100 किया, लेकिन 2 मरतबा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर डिवाइड 2 दफ़ा से मीटर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एक बारी की। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3। ठीक है जी। अब इसमें भी आपको ये एंगल 0 रखना है, ठीक है। वजह वही कि इसका जो सरफेस बनेगी पोल की वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाएगी, यानी ये इसकी अगर सरफेस है तो एंगल यहाँ पे 0 आ गया इस रुख पे। यानी मेरे दोनों हाथ देखें तो ये अगर मैग्नेटिक सरफेस है एरिया और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है नॉर्थ से साउथ, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इस वजह से इसके 0 डिग्री एंगल। अब इसके एक और ट्रिक भी बता सकता हूँ जो 2 नंबर ही है, लेकिन जो स्टूडेंट कम वक्त में करना चाहते हैं उनके लिए, कि न्यूमेरिकल में ना 90 डिग्री वाला केस बनेगा भी नहीं, क्योंकि 90 रख दिया तो यहाँ cos 90 0 हो जाएगा, cos 0 0 हो गया तो cos 90 0 हो गया तो फ्लक्स ही 0 हो गया। ये सिर्फ MCQs का केस बनेगा। तो ये जो है कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो न्यूमेरिकल में तो उसकी जो है ये भी ट्रिक है, लेकिन ये स्टैंड बाई है, ऑथेंटिक नहीं। ऑथेंटिक वही जो मैंने डायग्राम बना के या अपने इलस्ट्रेशन से हाथ के ज़रिए बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पीछे भी आया, ये भी आया, रिपीट हो गया, जल्दी जल्दी देख लें। बी की वैल्यू कन्वर्ट वाली टेस्ला वाली वो रखेंगे, एरिया जो मल्टीप्लाई करके एरिया बना स्क्वायर मीटर कन्वर्ट करके वो लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर चला देंगे कि 80 एक्सपोनेंट -3 80 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाई 2.56 एक्सपोनेंट -3, यानी ये जो 7 से ऊपर मेरा कैलकुलेटर काफ़ी यूज़ हुआ है तो इसलिए इसमें आपको बटन के ऊपर लिखी हुई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। अच्छा, कभी इस तरह फ्रैक्शन आ जाए, कई दफ़ा सिखा चुका हूँ, डिलीट के ऊपर SD साइंटिफिक टू डेसिमल ये दबाएंगे तो अपॉन को वो कन्वर्ट कर देगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। कैलकुलेटर चलाना भी सिखा रहे हैं। वेबर्स में आ गई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। M फॉर मैग्नेटिक है, अगर M नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ फाई भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट हो जाता है। 2 न्यूमेरिकल हो गए। अब इसके बाद जनाब तीसरा न्यूमेरिकल आ गया। अब ये तीसरा न्यूमेरिकल जो है मैग्नेटिक फोर्स का है। मैग्नेटिक फोर्स, वैसे आप इसको पिछली कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन अगर हर कैटेगरी सेपरेट करना चाह रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स का हो गया। एक वायर की लेंथ दी हुई है L, यानी इस तरह का एक वायर है जिसकी लंबाई आपको दी हुई है उसने, तो ये L हो जाएगी लेंथ। ठीक है, समझ के करें कॉन्सेप्चुअल, तब अच्छा लगेगा। करंट एम्पेयर में I हो गया, एंगल यहाँ पे बना बनाया दिया हुआ है तो ये थीटा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो अच्छा सिंबल ही लिख दिया है B उसने, वरना आमतौर पे वर्डिंग में देता है वो। और मैग्नेटिक फोर्स F पूछ रहा है, पुट एंड गेट है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये BIL साइन थीटा। करंट कैरिंग वायर जब होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है BIL साइन थीटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो उसका QVB साइन थीटा होगा। उसका न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन साइड पे लिख लें कि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, QVB साइन थीटा। ये उस वक्त लगता है जब चार्ज का जिक्र हो, करंट का, कंडक्टर का जिक्र ना हो, तो ऐसे में ये फोर्स लगती है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि काम आए। जो मेहनती बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, सारे मेहनती मेरे साथ होंगे। सही है जी। तो ये साफ़ सुथरा अच्छी प्रेजेंटेशन भी देख लें भाई, बोर्ड एग्जाम की 4 मार्क्स के सेक्शन B के न्यूमेरिकल्स की प्रेजेंटेशन है, फ़ायदा उठा लें। B की वैल्यू रखी, I की रखी, L की रखी और साइन थीटा।
साइन थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कैलकुलेटर घर में कोई और यूज़ कर रहा होता है या दोस्तों में यूनिवर्सिटियों में, तो ऊपर मोड ज़रूर देख लीजिएगा कभी, अगर एंगल का मोड ख़राब हुआ होगा ना, यानी उसमें आर लिखा हुआ होगा तो रेडियन है, रेडियन से सारी मेजरमेंट गलत हो जाती है एंगल की। इस चीज़ को भी मैंने आज चौंका दिया, ज़रा ध्यान रखिएगा। अब मेरे कैलकुलेटर में तो नहीं चेंज हुई है, तो साइन 35 क्या आया 0.5735। आदत बना लें कि 3 डेसिमल प्लेस तक ज़रूर लिखा करें न्यूमेरिकल के रिज़ल्ट को। देखें अब मैंने 4 तक लिखा है, आप 3 तक ज़रूर लिखें। इसके बाद इसको 1.8, 13, 1.5 सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1.8। सही है, आप कैलकुलेटर चला लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1.8, फिर अपॉन आ गया तो ये एसडी मोड दबा दें 35.1। क्या सीखा? सीखा ये बेटा कि सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में एक साथ नहीं फीड कीजिएगा। देखें ये हिस्सा अलग मल्टीप्लाई करें, इसका जवाब आ गया। ये हिस्सा अलग मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। दोनों मल्टीप्लाई बाद में करें, ये आ गया। ये 35.1 मल्टीप्लाई बाई 0.5735, तो ये देखें 20.129 आया है। आखिर में 9 आ जाए तो इसको राउंड ऑफ कर देना बेहतर है। देखिए ये मैं पूरा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो सॉल्यूशन तो दे देंगे, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ भी दे देंगे, लेकिन बहुत अच्छी जो है ऑडियो वीडियो के साथ भी, लेकिन वो ये चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम के लिए कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए वो क्या करे। सही है जी, तो कोशिश करें सर के साथ आप इस बात। अगला सवाल जो है ये कैटेगरी बदल गई, एम्पेयर्स लॉ का सोलेनॉइड का सवाल आ गया। एम्पेयर्स लॉ सोलेनॉइडल फील्ड का ये सवाल आ गया, कैटेगरी बदल गई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहली फुर्सत में प्रैक्टिस कीजिएगा। कह रहे एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे रहा है। सोलेनॉइड एक स्ट्रेट वायर होता है जिसके ऊपर जो है इसको फ्रेम के ऊपर रैप कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो ये सोलेनॉइड तैयार हो जाता है और इसके अंदर करंट दौड़ रहा होता है, करंट आई, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस होती है। तो ये उसका केस है। एल दिया हुआ है, बना बनाया उसने सिंबल में लिखा हुआ है एल, करंट दिया हुआ है आई। आगे उसने बहुत कीमती बात बोली है जिससे न्यूमेरिकल सही या गलत हो जाएगा। 5 क्लोज लेयर्स, यानी ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर जो है लेयर्स हैं, यानी इसके अंदर 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, हर लेयर में 850 टर्न्स हैं। तो अब इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आएगा, यानी एक में जो है 850 टर्न्स, समझ रहे हैं? तो 5 में 850 इंटू 5 करना पड़ेगा, तब पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये सवाल में ट्रिक है। बाकी एक और ट्रिक जो है वो ये है कि वो जो सोलेनॉइड का डायमीटर, मोटाई जो दे रहा है ये, तो इसकी वजाहत कर दूं। सोलेनॉइड की कैलकुलेशन या उसकी स्टडी में इसकी थिकनेस यानी डायमीटर का कोई काम नहीं होता है, ये शो पीस होता है, यानी ये सिर्फ समझाने के लिए होता है या बताने के लिए होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता कैलकुलेशन में। ये मोटा मोटा लिखे साइड पर कि जो सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें डायमीटर या थिकनेस की कोई ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेशन में। लेंथ दी हुई एल हो गया, यानी इसका मतलब है ये वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। करंट आई दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेयर्स 5 और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आएंगी। म्यू नॉट इम्तिहान में आमतौर पे गिवन होता है, सही है, लेकिन कोशिश करें स्टूडेंट याद भी कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा इसका आपको, कि हमें ना भी दे तो हमें पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड पूछ रहा है। सेंटर, ये भी थ्योरी लिख लें कि जो सेंटर वाला हिस्सा यानी कि इसका एक्सिस होता है, इस पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जैसे जैसे हम आउटसाइड यानी टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द सोलेनॉइड आते जाते हैं, ये फील्ड वीकर या कमज़ोर होती चली जाती है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे हम मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जितनी लेयर्स होंगी
उतने ज़्यादा उसके अंदर टर्न्स मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। इस फॉर्मूले को पक्का करें, ये कहलाता है सोलेनॉइडल फील्ड का या सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला। अब ओरिजिनल फार्मूला n है, लेकिन अगर वो कभी लेंथ भी दे देगा तो लंबाई छोटी बड़ी करने से उसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसमें इसके फॉर्मूले में इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अगर n सिर्फ दिया हुआ होता टर्न्स तब तो ये फार्मूला वैलिड हो जाता, लेकिन अगर लेंथ के लिहाज से गिवन होगा तो ये फार्मूला इससे मॉडिफाई होगा n/L से, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ सोलेनॉइड भी उसने गिवन की हुई है। तो ये कम ज़्यादा करने से फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और उससे फ़र्क पड़ता है फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर। अब ये बारीकियाँ समझ में आ गई, तो इसके बाद सवाल सीधा है, म्यू नॉट की वैल्यू रख दी, n/L रख दिया, I पुट करा सब। इसके बाद देखें फिर सिखा रहा हूँ, न्यूमरेटर अलग से कैलकुलेटर में डालेंगे आप, डिनोमिनेटर को एक साथ नहीं डालेंगे, जो अक्सर स्टूडेंट कैलकुलेटर को मोबाइल फ़ोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। 4 शिफ्ट करके ये वाला बटन दबाएंगे, 10 वाला, तो ये करता है 10 की पावर, सही है। 4 एक्सपोनेंट आ गया इंटू एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाई 4250 मल्टीप्लाई बाई 5.57, ये आपका न्यूमरेटर आ जाएगा पूरा। गौर से देखें 0.0297। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप 1.23 से, तो अगले स्टेप में आंसर आएगा, ये आया 0.0242, सही है। आगे वाली गिनती अगर 8 9 हो ना तो उसको राउंड कर दें, तो आया है 241, तो 2 लिख दिया राउंड करके, क्योंकि यहाँ पे 2418 आया हुआ था, तो इसको 242 लिख दिया। अब ये गौर करें, हम इसके आदी नहीं होते हैं आम जिंदगियों में ज़ीरो के बाद इतने ज़ीरो या डेसिमल के, तो इसका तरीका एक आदत बना ले कि इसको मिली में कन्वर्ट कर दें, यानी इस डेसिमल को 1 2 3 पोजीशन अगर मैं राइट पे ले जाऊं तो क्या होगा, 10 की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल को जब राइट पे मूव किया जाता है तो 10 की पावर माइनस आती है जितनी पोजीशन मूव करते हैं। तो 3 मूव की -3 आ गया। अभी पीछे सवाल में बताया था -3 का मतलब मिली, अब यहाँ पे टेस्ला है तो मिली टेस्ला हो जाएगा। एक चीज़ समझने कि आंसर बुक का देख देख के आप मैच नहीं करें, आप इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस में लाएं कि कौन सा रिजल्ट या आंसर फिजिबल है डेली लाइफ में और कौन सा नहीं, उसकी बुनियाद पे काम करेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस में आएंगे बनिस्बत आंसर की मैच कर करके। क्वेश्चन नंबर 5, ये गैल्वानोमीटर का आ गया, ये कैटेगरी 3 हो गई गैल्वानोमीटर, यानी एमीटर का सवाल वैसे है ये, या वोल्ट मीटर का है। गैल्वानोमीटर का पर्टिकुलर खुद न्यूमेरिकल नहीं होता, तो मैंने इसलिए कैटेगरी में एमीटर वोल्ट मीटर लिखा। कह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो है वो Rg होता है, यानी इस तरह अगर गैल्वानोमीटर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस Rg से शो होगी। आगे वो कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो, कि कितने करंट पे वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है उसका पॉइंटर, तो ये Ig हो गया, G फॉर गैल्वानोमीटर। वोल्ट मीटर बनाना है इससे, और एक 5 किलो ओम रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। अब ख्याल रहे कि जो गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन होती है ना वोल्ट मीटर में, वो एक सीरीज़ रेजिस्टर लगा के होती है, सीरीज़ रेजिस्टर। अब सीरीज़ रेजिस्टर से ये बन जाता है वोल्ट मीटर, यानी ओरिजिनल गैल्वानोमीटर बन जाता है वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू सीरीज़ रेजिस्टर विद द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। आगे वो यही पूछ रहा है कि ये वोल्ट मीटर कितनी रेंज का है, यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वोल्टेज मेजर कर सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब होता है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अब लग रहा है एक सवाल को 3-4 मिनट अगर लगा रहे हैं सर तो पूरा समझा रहे हैं, इसलिए देखें ये पहले से आपके लिए लिख के रखता हूँ कि इसको समझाने पे पूरा मैं दिमाग लगाऊँ, वरना इसी वक्त लिखता रहूँ मेरी वीडियो तो अच्छी बन जाएगी लेकिन स्टूडेंट का क्या फ़ायदा हुआ। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg, करंट मिली को कन्वर्ट करने का अब तो पक्का हो गया आप लोगों को, 10 की पावर -3। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो ये 5000 हो गया। अब इस फॉर्मूले को याद करें वोल्ट मीटर के लिए, क्योंकि वोल्ट मीटर में सीरीज़ में लगा हुआ है। हमने ये फर्स्ट ईयर में सीखा था कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो सम होता है, सीरीज़ रेजिस्टेंस सम अप होता है, यानी कि ये जो दो रेजिस्टेंस है मिल गए सीरीज़ में, क्योंकि Rx और Rg एक जगह लगे हुए, तो इसका मतलब ये हमारा नेट रेजिस्टेंस R जो है वो इन दोनों का सम हो गया, क्योंकि
ओम्स लॉ होता था एक V=IR, याद आया। अब यहाँ पे I जो है वो सेम रहेगा क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है, गैल्वानोमीटर से जो करंट जाएगा वही इस सीरीज़ रेजिस्टर से जाएगा, सही है। तो अब ये जो IG करंट गुजरेगा वही रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा, तो सेम करंट गुजरेगा। तो अब ये जो है सम हो गया, सही है। तो I IG के बराबर हो गया क्योंकि इन सीरीज करंट इज सेम। थ्योरी भी आ रही है, फर्स्ट ईयर का रिवीजन भी आ रहा है। अब पुट एंड गेट का हो गया, IG करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है वो रखा, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस रखी, ब्रैकेट बोर्ड मास, पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5050, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5050 मल्टीप्लाई बाई 4 एक्सपोनेंट ये 10 की पावर वाला, सही है, -3 कितना आ गया भाई, अपॉन आ गया, SD मोड दबा दें, 20.2 वोल्ट का यूनिट वोल्ट्स। अच्छा जनाब, उसके बाद अब आखिरी जो न्यूमेरिकल हैं गालिबन तीनों के तीनों ये हैं उसी कैटेगरी के जो हम पीछे कर चुके, यानी एम्पेयर लॉ। तो इसकी कैटेगरी का नंबर मैं नहीं लगा रहा हूँ, टॉपिक सिर्फ लिख दिया ऊपर। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बताएं किसकी भाई, करंट कैरिंग वायर की जिसका 1 एम्पेयर करंट है, I हो गया, और जो एट अ डिस्टेंस 1 मीटर है। अच्छा, इसमें ये ओरिजिनल एम्पेयर लॉ का न्यूमेरिकल, इसमें सॉलिनॉइड नहीं आएगा। पूछें क्यों? सॉलिनॉइड उस वक्त होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। अकेला एक वायर होगा तो इसमें करंट I हो गया, और इसके कितनी दूरी पर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट कितने दूरी पर इसका पॉइंट P है R, तो ये डिस्टेंस होता है। R को रेडियस मत समझे, वैसे तो ये टेंजेंशियल फील्ड होती है, अगर बना भी दूँ तो सर्किल ही बनेगी, लेकिन इसको कहा जाता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर या कंडक्टर एंड द पॉइंट एट विच फील्ड इज़ टू बी मेजर्ड। तो करंट I दिया हुआ है, डिस्टेंस R हो गया, म्यू नॉट हमें पता होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी। अगर फर्स्ट ईयर याद हो आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, तो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस मटेरियल के ऊपर आप वो काम कर रहे हैं, यानी जो सब्सटेंस है, आयरन है, निकल है, कौन सा है, सॉफ्ट आयरन है, उसकी एयर में मैग्नेटिक अलाउंस टू पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू, ये होती है म्यू नॉट। अच्छा, इस मैग्नेटिक अर्थ फील्ड के साथ कंपेयर करने भी बोल रहा है। अब इस चीज़ को ज़रा सही से नोट करें कि उसूलन ये इम्तिहान में गिवन होगा, बुक में गिवन नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी एक रेंज होती है 25 से 65 माइक्रो टेस्ला तक, सही है। इसको पक्का करें कि मिली टेस्ला, ये रेंज होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि ज़मीन भी एक ह्यूज मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो बहुत पढ़ी होगी आपने न्यूटन के ज़रिए। अब वो पहले वायर की पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर यानी B, और साथ में ज़मीन के मुकाबले में इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा है वो बताना है। 2 पार्ट हो गए सवाल के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एम्पेयर लॉ का। शुरू में लिस्ट दिखा चुका हूँ, लेकिन देखते हैं हर सवाल के साथ साथ भी बताता हूँ कि किस चीज़ का फॉर्मूला है। अब ये एम्पेयर लॉ का जो फॉर्मूला है करंट कैरिंग वायर के लिए, इसमें म्यू नॉट रखें, I इत्तेफाक से 1 है, बचत हो जाएगी। 1 बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कराता है। अच्छा, इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी इसको कभी भी कैलकुलेटर में डालिएगा। पाई से पाई को कैंसिल करें, 2 को 4 से करें, देखें डायरेक्ट आ गया 2 × 10⁻⁷, ठीक है। कभी भी एम्पेयर लॉ के जो सवाल हो जिसमें ये 2 पाई भी और म्यू नॉट की वैल्यू में भी पाई आ रहा है, तो इसमें कभी भी कैलकुलेटर मत चलाइएगा, पाई को पाई से कैंसिल करके बाकी गिनतियाँ देखिएगा, सही है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से कंपैरिजन, तो हमने अर्थ की वैल्यू, अच्छा अगर वो गिवन नहीं करेगा, ये मैंने गलती की है, इसको सही कर लें। पहले मैंने सही बोला था अपने फ्लो में, सॉरी फॉर दैट। ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू, क्योंकि बहुत ही वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड, वरना गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो चल रही हैं मेटालिक वो सारी चिपक ही जाएँ उसके साथ। तो ये म्यू जो है माइक्रो है, सही है।
इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो अब 10 की पावर -6 ये रखा। अच्छा ये रेंज है, रेंज में आप हमेशा कम वाली यूज़ करेंगे, ये भी नोट कर लें। तो ये भी नोट कर लें कि अगर कभी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है और मैं खुद यूज़ करूं तो इसकी मिनिमम वाली जो रेंज है वो इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम वाली नहीं। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया कैलकुलेटर में डाल के। तो ये 25 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट -7 नज़र आया। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 125। लेकिन बुक वालों ने इसको 100 लिखा हुआ है राउंड ऑफ करके, बहुत बड़ा राउंड ऑफ किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, सही है कि ये 100 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ है। 2 न्यूमेरिकल रह गए, चले तो नहीं गए आप लोग? अच्छा जाने से पहले ये बता दूं, अगर चले भी गए क्योंकि आखिरी 2 न्यूमेरिकल रह गए, करने चाहिए मेरे साथ आपको। ये जेजेसी का व्हाट्सएप ग्रुप जो है 1 टाइम पेमेंट है और सेशन के लिए इसमें सारी चीज़ें आपको नोट्स वोट्स सब कुछ मिल रहा है, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, हर कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसको इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हर चीज़ टाइमली इम्तिहान से पहले प्रैक्टिस के लिए चाहिए। करंट पूछ रहा है, वही कैटेगरी आई दोबारा पिछले सवाल वाली, तो ये तो हम इससे पहले आप लोग कर लें। अर्थ, अच्छा इसमें देखिए, अब इसमें अर्थ की उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बुक में दे दी है। जब दे देगा तो हम फिक्र नहीं करेंगे कि उसने कौन सी दी है, जो देगा वो यूज़ करेंगे। नहीं देगा तो मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में बताया कि फिर कौन सी वाली हमें यूज़ करनी होगी। डिस्टेंस इसमें जो दिया है वो r हो गया, ठीक है। आगे उसने एक बहुत बड़ी हिंट दी हुई है कि जो वायर की फील्ड है वो ट्वाइस है अर्थ की। तो अब देखिए वायर की फील्ड ट्वाइस है अर्थ की, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ठीक है। तो अब अर्थ की जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वायर की आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो वायर की आएगी वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वायर की जो फील्ड है वो ये होती है एम्पेयर लॉ के साथ, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है उसको सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे। कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखिएगा, देखिए कभी अचानक से कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। जैसे अब इसमें सेंटीमीटर है तो बी अटेंटिव। अब इसमें देखिए फिर वही हुआ, पाई से पाई काट दें, वैल्यू नहीं रखें। और अच्छा मैंने फार्मूला मेकिंग की है, पहले आई है तो 2πr उधर क्रॉस में गया ऊपर और म्यू नॉट आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या फ़ायदा होता है कि फार्मूला रीमेक हो जाता है और जो चाहिए होता है वो इज इक्वल टू एक तरफ होके सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसमें जो है कैलकुलेटर फिर बच गया, क्योंकि 2 × 4 ऊपर को मल्टीप्लाई किया, नीचे का डिवाइड किया, पूरा 25 एम्पियर करंट आ गया उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में। आसान न्यूमेरिकल है निस्बत इस चैप्टर के, लेकिन मैंने कुछ बताया कि कौन सा न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है और एक वो जो 5 लेयर वाला था वो इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी नंबर पे जो आ रहा है ये, यानी इस 8 में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहले कीजिएगा। अब इसमें वो कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी मालूम करो एट अ डिस्टेंस, तो ये R हो गया दोबारा से। एक स्ट्रेट कंडक्टर, यानी तीनों न्यूमेरिकल एक कैटेगरी के हैं। करंट वो गुजार रहा है अपने अंदर से 6.5 एम्पेयर, I हो गया। कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, नई चीज़ पूछ रहा है इसमें, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी अब इसमें कहानी ये है कि एक वायर है, ठीक है, तो इसकी फील्ड तो पूछो, यानी इसकी कितनी फील्ड बन रही है वो बताओ। लेकिन कह रहे हैं इसके करीब में एक और वायर भी है, इसके करीब में सेकंड वायर भी है, यानी ये फर्स्ट वायर है, समझ रहे हैं, और ये सेकंड वायर है। तो कह रहे हैं इस वायर का पहले का दूसरे पे असर भी बताओ, यानी यहाँ पे कितनी फील्ड फोर्स महसूस करेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी इसकी तो फील्ड बताओ और इसके असर इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ। तो ये बताओ। अब इसमें जो है 2 दफ़ा डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और 2 दफ़ा करंट है ये। अब पहला जो है उसके हर चीज़ को हम 1 बोल देंगे और जो दूसरा वायर है उसके हर चीज़ को 2 बोल देंगे, सही है। यानी जो इसका डिस्टेंस है उसको R या R1 बोल दें और करंट I1 I2 बोल दें, ठीक। अब पहले तो हम पहले कंडक्टर यानी वायर की फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर लेते हैं। B को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ कहते हैं। अब इसमें तो पुट एंड गेट है, लेकिन अब तो पक्का ही हो गया, 3 दफ़ा हो गया कि पाई वाली वैल्यू को कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर के बगैर पहले कैंसिल करें फिर कैलकुलेटर में डालें। अब जो बचा उसके अंदर हमने
अच्छा, यहाँ पे वेबर पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला दोनों यूनिट्स हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे कभी तो अच्छा हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पार्ट ट्रिकी है। अगर आपको याद हो फोर्स होती है BIL, सही है, तो इसका मतलब उसने फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हो रहा है कि हमें L को अपॉन में लाना होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ BI हो जाएगा। बोले समझे? अब BI जो है हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि B जो ऊपर निकला हुआ है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा B है, ठीक है, और करंट दूसरे वायर का है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन पैरेलल कंडक्टर, यानी सेकंड कंडक्टर के ऊपर पूछ रहा है, वो सेकंड वायर के ऊपर पूछ रहा है, कंडक्टर इज वायर। अब देखें करंट यहाँ पे दूसरे वाले का रखेंगे और पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रख देंगे, उससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा कैलकुलेटर में जो आया हुआ है वो एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। ये देखें ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला हिस्सा तो दोबारा यानी कि वैल्यूज़ नहीं रखी, ये बता रहा हूँ कि आंसर आया हुआ है वो फर्स्ट वायर की फील्ड है, उसी फील्ड का असर दूसरे वायर पे जाएगा, ठीक है, नेबरहुड में। तो ये एज इट इज़ हमने पहली कैलकुलेशन को पुट कर दिया, सिर्फ दूसरे का करंट देखें कितना है 3 एम्पियर, वो वाला हमने करंट इसमें रख दिया। तो इससे अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स न्यूटन में, लेंथ मीटर में, न्यूटन पर मीटर इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का जल्दी से फैसला कर लें आज की क्लास। अच्छा, एक चीज़ जो है देख लें जल्दी से, इसमें कुछ करेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन है, देख लें भाई अगर किसी के पास बुक है। इसमें जो है 19 पॉइंट लिखा हुआ है, आंसर आएगा 20 पॉइंट। यहाँ पे 125 को उसने 100 किया हुआ है, बहुत लंबा राउंड ऑफ है लेकिन चल जाएगा। और आखिर में उसने जो लास्ट न्यूमेरिकल है, पर के बाद मिसिंग है वर्ड, तो वहाँ पे पर यूनिट लेंथ इंसर्ट कर लीजिएगा। तो ये करेक्शन भी आ गई, और ये ए बी पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो होप यू अंडरस्टैंड। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन भी कर लिया करें पढ़ाई से मुताल्लिक। अपना और वालिदैन का ख़ास करके ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।